हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आराम से देखिएगा। 25 करंट अफेयर यहां पर मैं आपको बताऊंगा। सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। आने वाली एग्जाम में हमको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। शुरू करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो एशिया का पहला देश जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाया है, यह है इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया में अब जो बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र के, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट, साइबर बुलिंग और किसी भी प्रकार के डिजिटल एडिक्शन से बचाना है। तो बच्चों में पोर्नोग्राफिक, ऑनलाइन फ्रॉड, हिंसा जैसी कंडीशन से उनको बचाना, उनको सेफ रखना, इसलिए इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने यह स्टेप उठाया है और 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाया है। एशिया में ऐसा करने वाला पहला देश है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं कि किसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पहली बार सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाया, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर 2025 में बच्चों पर सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाया था और ऐसा करने वाला यह वर्ल्ड का पहला देश था। एशिया का पहला देश कौन? इंडोनेशिया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर बात की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया वीर विक्रम यादव को। आपको पता है, अगर हम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो भारत में एविएशन सेक्टर के लिए एयरपोर्ट का संचालन करना, है ना, जो सेफ फ्लाइट है उनको चेक करना, इसके अलावा जो पायलट होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित करवाना, ये सारे काम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इंडिया में किए जाते हैं। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में वीर विक्रम यादव की हाल ही में नियुक्ति की गई है। इनके पहले इस पद पर फैज अहमद किदवई थे। ये काफी समय से अपॉइंट थे, फैज अहमद किदवई। लेकिन अब फैज अहमद किदवई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है और इनकी जगह पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का डायरेक्टर जनरल वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। वीर विक्रम यादव पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। ओडिशा कैडर के 1996 बैच के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्हें अब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। कौन है? वीर विक्रम यादव। तो यहां पर नॉर्मली डीजीसीए क्या करता है, ये हमको समझ में आ गया। एविएशन सेफ्टी, पायलट्स की ट्रेनिंग, एयरलाइन के ऑपरेशंस पर निगरानी करना, ये सारे काम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के हैं। आपको पता है, ये जो संस्था है ना, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अगर हम सिविल एविएशन मिनिस्टर देखें वर्तमान में, तो ये के राम मोहन नायडू हैं वर्तमान में। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 में ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो यूएसए में साहित्य के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है ऐसी बुक को जो कि इंग्लिश में प्रकाशित हुई हो। तो अलग अलग कैटेगरीज है। इस अवार्ड का नाम है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। 2025 के लिए ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में जो अवार्ड है, ये दिया गया भारत की अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय का आपने नाम सुना होगा, ये काफी सुर्खियों में रहती है। तो इनकी एक बुक लास्ट ईयर रिलीज हुई थी जिसका नाम है मदर मेरी कम्स टू मी। इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अरुंधति रॉय का, उनकी जो मदर थी मैरी रॉय, उनके साथ कैसा रिश्ता था, तो इन दोनों के जो मदर हैं और जो डॉटर है, उनके रिश्तों पर बेस्ड इस बुक को लिखा था, ऑटोबायोग्राफी को लिखा था अरुंधति रॉय ने। तो इसी बुक को हाल ही में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 में ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। तो आपको पता है, अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है।
इनकी एक बुक आई थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर प्राइज दिया जा चुका है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। वैसे तो काफी सारी कैटेगरीज होती है, लेकिन क्योंकि एक इंडियन अवार्ड जीता है तो ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी को हम याद रखेंगे। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड यूएसए में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, पोएट्री, क्रिटिसिज्म, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों की जो बुक है इंग्लिश में प्रकाशित जो हुई है उनको दिया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने राजस्थान के किस परमाणु परियोजना के लिए खुदाई को मंजूरी प्रदान की है? तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है एक राजस्थान का। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये हमको देखने को मिलेगा राजस्थान में, तो इसके लिए खुदाई को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। आपको पता है सितंबर 2025 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। यहां पर 4 रिएक्टर बनेंगे, हर रिएक्टर की विद्युत उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट होगी। इस तरीके से माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होगी 2800 मेगावाट की। अभी यूनिट 1 और 2 की खुदाई के लिए मंजूरी दी है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने। तो 2800 मेगावाट के 4 रिएक्टर हैं। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, 700 मेगावाट का एक रिएक्टर है, तो 4 रिएक्टर की विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई 2800 मेगावाट। 42,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी इसको बनाने में, और इसके बाद ये भारत के जो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें शामिल हो जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट की है। 2800 मेगावाट भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफी विद्युत उत्पादन क्षमता होती है। यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट। इसमें वर्ल्ड के 20 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें से इंडिया में केरल के एक शहर को शामिल किया गया जिसका नाम है वर्कला। तो 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट, इसमें शामिल किया गया वर्कला को, जो कि एक कोस्टल सिटी है केरला की। बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। देखिए, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट एक्चुअल में है क्या। दुनिया के 20 शहरों को यूनाइटेड नेशन सम्मानित करेगा जिन्होंने वेस्ट रिडक्शन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव लिए हैं, कोई इनोवेशन किए हैं, लीडरशिप दिखाई है। तो ऐसे 20 शहरों को सम्मानित करेगा इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव के तहत। यह इनिशिएटिव जो है ना, मुख्य रूप से यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन जीरो वेस्ट के द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसमें यूएनईपी भी शामिल है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो वर्ल्ड की 20 जो शहर हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि वेस्ट उनको खत्म करने के लिए या तो उस सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई इनोवेशन किया है, लीड ली है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो इस तरीके से ऐसी सिटीज को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। वर्ल्ड की 20 सिटीज में से इंडिया की एक शामिल हुई है, केरल की वर्कला, एक कोस्टल सिटी है केरल की, याद रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए सर्कुलर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर आता है कि कोई भी जो वेस्ट है ना उसको वापस रिसाइकल करके रीयूज किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके, रीयूज किया जा सके, ताकि वेस्ट कम से कम हो। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, हमारे लिए 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट में कौन सा शहर शामिल किया गया इंडिया का, ये क्वेश्चन है। तो ये वर्कला कहां का है? केरल का शहर है। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी एसएससी सीजीएल स्पेशल पैकेज को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस में। यहां पर देखिए आपको एसएससी सीजीएल के लिए सारा कंटेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की ई बुक मिल जाएगी, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, एसएससी सीजीएल के सारे
25 मॉक टेस्ट आप यहाँ पर लगा पाएंगे, 20 आपको मैराथन पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो काफी सारी चीजें इंक्लूड की गई है। 12,000 जीएस के वन लाइनर भी आपको इसमें इंक्लूड किए गए। तो आपको पूरा पैकेज है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपकी काफी मदद करेगा। ज्वाइन कीजिए वो स्टूडेंट जो कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे काफी अफोर्डेबल प्राइस में अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 घोषित किए गए, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। काय में दिया जाता है? पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका अवार्ड। इस बार ये जो अवार्ड है 19 कैटेगरीज में 24 पत्रकारों को दिया गया है। अब देखिए सारी कैटेगरीज हमसे पूछी नहीं जाएगी, दो मेन कैटेगरी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, उनको याद रख लेना। अदरवाइज केवल इतना याद रख लो कि रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 19 कैटेगरीज में इस बार दिया गया कितने पत्रकारों को? 24 पत्रकारों को यह दिया गया है ना। तो नई दिल्ली में भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ये प्रदान किए गए। दो कैटेगरी यहां पर अगर हम बात करें तो अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल कैटेगरी, इसमें बसंत कुमार को दिया गया, न्यूज लॉन्ड्री के ये पत्रकार हैं, और एक विजय पाल दूधी को दिया गया, ये दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। एक तो ये हो गई। सेकंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी, इसमें अवधेश अकोडिया को दिया गया, ये दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, और एक श्रेया चटर्जी को दिया गया, ये इंडिया टुडे की पत्रकार है। तो ये दो कैटेगरीज याद रख लो, काम हो जाएगा। रामनाथ गोयनका अवार्ड जिन रामनाथ गोयनका के नाम पर दिया जाता है वो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक रहे हैं, इन्हीं की याद में दिया जाता है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड। ये खुद ही एक पत्रकार थे, तो जो अवार्ड दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो एक रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें फूड सिक्योरिटी के मामले में वर्ल्ड में पहले नंबर पर आइसलैंड को रखा गया है। अब देखिए फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है खाद्यान्न की उपलब्धता किस देश में कितनी ज्यादा अच्छी है। इसे नापने के अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो उपलब्धता देखी जाती है कि उपलब्धता कितनी है, 4 की पिलर से इसके नापने के उपलब्धता कितनी है। उसके बाद फिर भाई उपलब्ध तो है, पहुंच कितनी जनसंख्या पॉपुलेशन के पास तक पहुंच पा रहा है, फिर उसके बाद उपयोग कितने लोगों के द्वारा किया जा पा रहा है, और फिर स्थिरता कितनी ज्यादा सस्टेनेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आज का फूड तो है लेकिन कल दिक्कत है, या 1 साल के बाद फूड की कमी आ जाएगी किसी देश में। तो ये 4 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी करता है। 162 देशों की फूड सिक्योरिटी को क्लाइमेट चेंज के आधार पर नापा गया है इस इंडेक्स में। अब यहां पर प्रॉब्लम है कि पर्टिकुलर रैंक नहीं दी जाती है देशों को, बस स्कोर दिया जाता है 0 से 10 के बीच में। ओके, जिसको 10 मिल गया मतलब उसकी फूड सिक्योरिटी में वो बिल्कुल सिक्योर देश है, तो वो टॉप पर होगा। तो ऐसा देश इसमें घोषित किया गया है आइसलैंड को। फूड सिक्योरिटी के मामले में आइसलैंड पहले नंबर पर है। इंडेक्स में ग्लोबल एवरेज स्कोर जो है ना वर्ल्ड का फूड सिक्योरिटी के मामले में वो 6.74 है। इसके अलावा आइसलैंड 9.26 के साथ टॉप पर है। सोमालिया सबसे नीचे है फूड सिक्योरिटी के मामले में 162 देशों में आखिरी नंबर पर। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बेस्टलाइन स्कोर है वो 5.31 है, ग्लोबल एवरेज से कम है। ये रैंक तो बीच के देशों को दी नहीं जाती तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा स्कोर 5.31 है जो कि ग्लोबल एवरेज से कम है। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्ल्ड का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इंडिया का स्कोर गिरकर 4.52 हो जाएगा, मतलब फूड सिक्योरिटी में जोखिम आने लगेगा इंडिया में। तो इस तरीके से काफी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में
पहले नंबर पर कौन? आइसलैंड। आखिरी पर कौन? सोमालिया। और इंडिया का स्कोर क्या रहा? तो ये 5.31 का स्कोर इंडिया का रहा है। गुरजंत सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? गुरजंत सिंह ये बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल हॉकी खेलों से संन्यास की घोषणा की है। आपको पता है 2020 में जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उस हॉकी टीम के हिस्सा थे, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस टीम में फॉरवर्ड प्लेयर गुरजंत सिंह ने। अब इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी खेलों से संन्यास ले लिया है। पंजाब से आते हैं मूल रूप से। इनके नाम एक रिकॉर्ड है भारत के लिए सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड। 2020 में जब FIH प्रो लीग खेली जा रही थी ना, तो इन्होंने 13 सेकेंड में ही नीदरलैंड के खिलाफ पहला गोल किया था। ये इंडिया में एक रिकॉर्ड है सबसे फास्टेस्ट गोल का हॉकी में। करियर में 130 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले हैं, 33 गोल किए हैं और बहुत ही फेमस हॉकी खिलाड़ी। अर्जुन अवार्ड इनको 2021 में दिया जा चुका है खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए। पंजाब के अमृतसर से आते हैं गुरजंत सिंह, हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की कुल बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो यह रिपोर्ट है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि भारत की बेरोजगारी दर 2025 में 3.1% है। कितनी है? 3.1%। तो एनुअल रिपोर्ट है, हर साल जारी की जाती है। ये 2025 के आधार पर अभी जारी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की कुल बेरोजगारी दर 2024 में जो कि 3.2% थी, वो अब 2025 में घटकर 3.1% हो गई है। वहीं पर अगर हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एजुकेटेड क्लास सेकेंडरी और उससे ऊपर, उसमें बेरोजगारी दर जो कि पहले 7% थी, वो अब गिरकर 6.5% हो गई है। और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, इसमें बताया गया है कि 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों में बेरोजगारी दर जो कि पहले 10.3% थी, वो अब घटकर 9.9% हो गई है। इस तरीके से ऑल ओवर बेरोजगारी दर की बात करें तो ये कितनी हो गई है? गिरकर 3.1%। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड किसे दिया गया? तो हॉकी इंडिया के ये एनुअल अवार्ड है, 2025 की परफॉर्मेंस के आधार पर 2025 के अवार्ड है। इसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड के नाम से जाना जाता है और यह दिया गया भारत के हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को। अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन यहां पर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड हार्दिक सिंह को दिया गया और वहीं पर विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का 2025 का जो अवार्ड है, यह नवनीत कौर को दिया गया। यह हरियाणा से आती है, इंडियन हॉकी प्लेयर। इस बार हॉकी इंडिया की ये 8th एनुअल अवार्ड है 2025 के लिए। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जो हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था ना, हॉकी टीम ने, उस हॉकी टीम के खिलाड़ी जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है हॉकी इंडिया के एनुअल अवार्ड में, जिसकी राशि 25 लाख रुपए है। तो एक किसको दिया गया? जफर इकबाल को। तो ये मेन कैटेगरीज हो गई। इसके अलावा गोलकीपर ऑफ द ईयर बिच्छू देवी खरीबाम, डिफेंडर ऑफ द ईयर संजय, मिडफील्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड सुमित को दिया गया और फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड सुखजीत सिंह को दिया गया। ये सभी हॉकी प्लेयर हैं। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड हॉकी का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर को भी दिया जाता है। तो ये याद रखना है, 2023 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पैरा आर्चर ऑफ द ईयर यह अवार्ड दिया गया है शीतल देवी को। बहुत ही फेमस इंडियन पैरा आर्चर है शीतल देवी, जम्मू कश्मीर से आती है। तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के सम्मान से इन्हें वर्ल्ड आर्चरी ने सम्मानित किया। शीतल देवी
आपको पता है पिछले साल 2025 में साउथ कोरिया के ग्वांगजू में जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, उसमें शीतल देवी ने रिकॉर्ड बनाए थे। जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप थी ना लास्ट ईयर साउथ कोरिया के ग्वांगजू में, उसमें शीतल देवी ने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता था, पैरा आर्चरी में टीम इवेंट में सिल्वर जीता था, मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो जम्मू कश्मीर से आती है, 19 साल की एज है। शीतल देवी को 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और इसके अलावा तो काफी सारी उपलब्धि है, पर यहां पर अर्जुन अवार्ड सबसे बड़ा है। वर्ल्ड आर्चरी पूरे वर्ल्ड में आर्चरी खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1931 में इसकी स्थापना हुई है। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाना में इसका हेडक्वार्टर है, और ग्रेग ईस्टर्न इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। डॉक्टर विजयपत सिंघानिया का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर विजयपत सिंघानिया, इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था 2006 में। नाम सुना है विजयपत सिंघानिया का? यह रेमंड ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं, कभी फॉर्मर चेयरमैन रेमंड ग्रुप के। रेमंड ग्रुप जो कि क्लोथिंग ब्रांड है, इसको ग्लोबल ब्रांड बनाने में विजयपत सिंघानिया ने ही योगदान दिया। 87 ईयर की एज में इनका मुंबई में निधन हो गया। ट्रेड, इंडस्ट्री और एविएशन के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है, उसके लिए भारत सरकार ने 2006 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। रेमंड को भारत का सबसे बड़ा क्लोथिंग ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इनके बेटे के साथ इनका विवाद चल रहा था, उसी पर एक बुक इन्होंने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी एन इनकम्प्लीट लाइफ। यह विजयपत सिंघानिया की ऑटोबायोग्राफी है। इनके बेटे गौतम सिंघानिया और इनके बीच में कोर्ट केस चल रहा था संपत्ति को लेकर, उसी पर बेस्ड इन्होंने बुक लिखी थी। रेमंड ग्रुप 1925 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में, ये गौतम सिंघानिया है। विजयपत सिंघानिया के बेटे, इन्हीं के साथ इनका विवाद चल रहा था, अब तो इनकी डेथ हो गई है। 30 मार्च 2027 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो यहां पर बात हो रही है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में 30 मार्च 2027 तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है पीयूष आनंद का। तो पीयूष आनंद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। इनकी पहली बार नियुक्ति मार्च 2024 में हुई थी, अतुल करवाल के रिटायरमेंट के बाद। मार्च 2024 में ये नियुक्त हुए थे। इनका कार्यकाल 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा था। अब इनके कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया है मार्च 2027 तक के लिए। तो पीयूष आनंद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में अब 30 मार्च 2027 तक काम करेंगे। 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं पीयूष आनंद। ओके, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं और पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं सूरीनाम देश के। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में सूरीनाम देखने को मिलता है। तो इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 67 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। 2020 से 2025 तक इन्होंने सूरीनाम के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के अध्यक्ष थे। मूल रूप से भारत के बिहार से आते हैं, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के थे, इसलिए 2021 में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 2026 में माधवपुर मेले का आयोजन किया गया गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में माधवपुर गांव में माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है। ये जो मेला है ना, भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी जी के विवाह से संबंधित उत्सव है। एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है। हर साल गुजरात के माधवपुर गांव में इसका आयोजन किया जाता है। आपको पता है इसके जो रूट्स है ना, पूर्वोत्तर भारत से जुड़े हुए हैं।
नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में एक मिशमी ट्राइब पाई जाती है। पता है मिशमी ट्राइब जो है ना, इसके एक राजा हुए हैं जिनका नाम है इनकी वंशावली में राजा भीष्मक। यह ट्राइब मानती है, मिशमी ट्राइब के राजा भीष्मक इनके एंसेस्टर थे और उन्हीं की पुत्री है रुक्मणी जी। इसीलिए जब माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है तो मिशमी ट्राइब जो है यह अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आती है माधवपुर मेले में भाग लेने के लिए। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह से संबंधित उत्सव गुजरात में आयोजित किया जाता है माधवपुर मेले के नाम से। 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 91 स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। 91वां स्थापना दिवस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1935 में अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित हुआ था। इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट लाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934। एक कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन, इसकी रिकमेंडेशन पर ही आरबीआई स्थापित हुआ है। आरबीआई एक्ट लाया गया 1934 में और इसके माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई के पहले अध्यक्ष ऑसबोर्न स्मिथ थे। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तब सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर के पद पर थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। आरबीआई का 91वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2026 में मनाया गया। केंद्र सरकार की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत नागालैंड को 3,880 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इस योजना के तहत सर्वाधिक राशि किस राज्य को दी गई है? तो केंद्र सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्राइड ऑफ हिल्स इनिशिएटिव या योजना। इसके तहत भारत के 9 पहाड़ी राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा और इसी के तहत अभी नागालैंड को 3,880 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको पता है प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत सबसे ज्यादा राशि जो दी गई है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य को दी गई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य को 4,900 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा दिए गए इस योजना के तहत। तो प्राइड ऑफ हिल्स स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है। ये 9 पहाड़ी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उनमें इकोनॉमिक कैपेसिटी को मजबूत करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अरुणाचल प्रदेश को 4,900 करोड़ रुपए इस योजना के तहत सबसे ज्यादा दिए गए हैं। रिसेंटली नागालैंड को 3,880 करोड़ रुपए इस योजना के तहत दिए गए। 25,000 करोड़ की ये योजना है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इसकी शुरुआत की गई है। 9 पहाड़ी राज्यों में यहां पर मैं लिस्ट दे देता हूं। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश है 4,900 करोड़ रुपए। बाकी की जो राशि आवंटित की गई है एक बार देख लेना पॉज करके। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में कौन सा देश विश्व में शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसे कहा जाता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस। इसे जारी करने के मामले में पहले स्थान पर है वर्ल्ड में इंडिया, नगोया प्रोटोकॉल के तहत। अब यहां पर सबसे पहले नगोया प्रोटोकॉल को समझो कि ये क्या है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। 2010 में जब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जापान के नगोया शहर में किया गया था, तब 2010 में नगोया प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। इसके तहत नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट है, सीड्स है या फिर मेडिकल जो जड़ी बूटियां हैं, अगर उनका उपयोग कोई भी कंपनी करती है, कोई भी देश करता है, तो वो अपने लोकल समुदाय को भी उसका बेनिफिट दे। इसे कहा जाता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ओके, जैसे देखो मान लो कोई कंपनी है जो कोई जंगल से जड़ी बूटी ला रही है और उससे कोई ग्लोबल प्रोडक्ट बना रही है, उसको बेच रही है, चाहे वो मेडिसिन हो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो। अब भाई उसने बेच के कंपनी ने तो मुनाफा कमाया, लेकिन आप समझिए वो जो संसाधन है ना, वो वहां के स्थानीय लोगों के, वहां की जनजातियों के, जिनको उनका नॉलेज सदियों से रहा है। तो ये जरूरी है कि जब कंपनी लाभ कमाए तो स्थानीय समुदाय को उसका बेनिफिट बांटे।
अब इसके लिए कुछ देशों को ऑथराइज्ड किया गया कि वो सर्टिफिकेट देंगे कंपनियों को, तो इसे कहा जाता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस। आई होप समझ पाए होंगे। देखिए, इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड 142 देशों को अधिकार दिया गया कि वो अपने देशों में किसी कंपनी को, व्यक्ति को ऐसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब 142 देशों में केवल 34 देशों ने ही सर्टिफिकेट दिए अपने यहां पर, है ना। टोटल 6311 सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में जारी हुए जो 34 देशों ने किए। उनमें से 3561, लगभग 56% अकेले इंडिया ने अपने लोगों के लिए या कंपनियों के लिए यह सर्टिफिकेट जारी किया है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है, 964 सर्टिफिकेट इसने जारी किए। तीसरे पर स्पेन आता है जिसने 320 सर्टिफिकेट ये वाले जारी किए हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस। तो इंडिया पहले नंबर पर है। एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025, इसमें वो भारतीय खिलाड़ी जिसने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, ये है अभय सिंह। याद रखना, अभय सिंह जो है ना, ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं इंडिया के। तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन ये अवार्ड देता है, काफी सारी कैटेगरीज है। एशिया के अलग अलग देशों के स्क्वैश खिलाड़ियों का अवार्ड दिया गया। जो इंडियंस को मिले हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो मेंस कैटेगरी में भारत के अभय सिंह को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए डाटो एलेक्स ली अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है मेंस कैटेगरी का। तो ये इंडिया के अभय सिंह को दिया गया। गर्ल्स अंडर 19 कैटेगरी में भारत की अनहत सिंह, ये स्क्वैश खिलाड़ी है, इनको हसन मूसा अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 19 कैटेगरी में सम्मानित किया गया। इंडियन मेंस टीम को टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, क्योंकि लास्ट ईयर इजिप्ट में वर्ल्ड जूनियर टीम चैंपियनशिप में इस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये इंडियन मेंस टीम को टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ऑफिशियल सेरेमनी मई 2026 में आयोजित की जाएगी चाइना में, तब ये दिए जाएंगे। अभी केवल अनाउंस किए गए हैं एशियन स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा। स्क्वैश के क्षेत्र में ये अलग अलग अवार्ड हैं। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री, मंगोलिया एक एशियाई कंट्री है, इसके नए प्रधानमंत्री उच्चरल न्याम ओसोर को नियुक्त किया गया। तो उच्चरल न्याम ओसोर नए पीएम बने हैं मंगोलिया के। आपको पता है मंगोलिया के अभी तक पीएम के पद पर जंडन शातार गोम्बोजोव थे। जंडन शातार ये पीएम के पद पर थे, लेकिन जो मंगोलिया की पार्लियामेंट है ना, भ्रष्टाचार या करप्शन के कारण इनके खिलाफ प्रस्ताव आया था और उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। 9 महीने में देश के तीसरे पीएम बने हैं अब उच्चरल न्याम ओसोर। तो उच्चरल न्याम ओसोर को मंगोलिया का नया पीएम हाल ही में नियुक्त किया गया। यह पहले डिजिटल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पार्लियामेंट स्पीकर भी रह चुके हैं, जो कि मंगोलिया के अब नए पीएम बने हैं। मंगोलिया जो कि मध्य एशियाई कंट्री है, उलन बाटोर इसकी कैपिटल है। चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है? चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला क्रिस्टीना कोच है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है, आर्टेमिस सेकेंड मिशन, और इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। और इसी के तहत एक महिला को भी अंतरिक्ष में भेजा गया, फर्स्ट वीमेन, जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। अब ये चंद्रमा के फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला है। देखिए, फ्लाई बाय मिशन का मतलब है चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट के ये पृथ्वी पर फिर से आ जाएंगे। चंद्रमा की सतह पर ये लैंड नहीं करेंगे, केवल उसके चारों ओर घूम के ये वापस आ जाएंगे अर्थ पर। यह है फ्लाई बाय मिशन। इस पर भेजी गई पहली महिला है क्रिस्टीना कोच। तो इस मिशन में शामिल होने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट है जो कि चंद्रमा के पास जाएगी आज तक के इतिहास में। आपको पता है आर्टेमिस फर्स्ट मिशन नासा ने 2022 में लॉन्च किया था। तब कोई इंसान नहीं भेजा गया था, केवल टेस्टिंग थी ओरियन स्पेसक्राफ्ट की कि भैया ये चंद्रमा के आसपास घूम पाएगा कि नहीं। SLS रॉकेट की टेस्टिंग थी, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, ये चंद्रमा तक ले जा पाएगा कि नहीं।
और चांद के चारों ओर सेफ घूमकर वापस पृथ्वी पर आने की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यह पहला मिशन था आर्टेमिस फर्स्ट। ये 2022 में हो गया था, ये ट्रायल रन था। अब आर्टेमिस सेकेंड के तहत, जो कि 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया, कैनेडी स्पेस सेंटर यूएसए से 4 एस्ट्रोनॉट भेजे गए हैं, जिनमें एक महिला है जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो अब ये जो 4 लोग भेजे गए ना आर्टेमिस फर्स्ट मिशन में, जो स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट यूज किया गया था वही वापस यूज किए गए, क्योंकि पहले में ट्रायल हो गया था, अब इंसानों को भेजा गया है और वो चंद्रमा के चक्कर काट के वापस आ जाएंगे। आर्टेमिस थर्ड लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट ईयर 2027 में। फिर जो एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे वो चंद्रमा पर लैंड भी करेंगे, ये नासा का प्लान है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन गया है? तो ये एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना, जिसकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। चाइना की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 1800 गीगावाट। सेकेंड पर आता है यूएसए और थर्ड पर आता है इंडिया। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 250 गीगावाट के आसपास है और इंडिया 3rd नंबर पर आता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। अब इस 250 गीगावाट में अगर हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है तो ये सोलर एनर्जी का है, 143.6 गीगावाट का। तो इंडिया में एक योजना आई थी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत 30 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो इसने काफी योगदान दिया है सोलर एनर्जी को बढ़ाने में। हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी वर्तमान में 500 गीगावाट की है, इसमें 250 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। तो नॉन फ्यूसिल जो फॉसिल फ्यूल सोर्सेस है उससे 51% से ज्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल ओवर 500 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी है, उसमें से 250 गीगावाट तक हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो म्यांमार, जो कि एक दक्षिण एशियाई देश है, भारत की नेबर कंट्री है, इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में मिन आंग ह्लाइंग की नियुक्ति की गई है। देखिए, मिन आंग ह्लाइंग की बात करें तो ये म्यांमार में आर्मी चीफ है। 2021 में वहां की चुनी हुई एक गवर्नमेंट थी आंग सांग सूकी की गवर्नमेंट, ये 2021 में चुन के आई थी। इसका तख्ता पलट किया था मिंग आंग ह्लाइंग ने और उसके बाद वहां पर आर्मी शासन लागू है म्यांमार में। अब म्यांमार की जो पार्लियामेंट है ना, ये प्रो मिलिट्री पार्लियामेंट बन गई है। तो म्यांमार की पार्लियामेंट में जब इलेक्शन हुए तो 584 वोट में से 429 वोट मिन आंग ह्लाइंग को मिले हैं। तो ये बन गए म्यांमार के नए प्रेसिडेंट, जो कि पहले आर्मी चीफ थे। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जनगणना 2027 का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। सुदर्शन पटनायक ये एक सैंड आर्टिस्ट है, ओडिशा से आते हैं, बहुत ही फेमस है। आर्ट के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 2027 की जनगणना के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुदर्शन पटनायक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो इस बार जो 2027 की जनगणना है भारत की 16वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। पहला डिजिटल सेंसस है इंडिया का, जो कि 2 अलग अलग फेज में आयोजित किया जा रहा है। सुदर्शन पटनायक ये ओडिशा के पुरी से आते हैं, सैंड आर्टिस्ट है, पद्मश्री 2014 में दिया जा चुका है और अलग अलग इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको दिए जा चुके हैं, जैसे इटालियन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 में इन्होंने जीता था और इसे जीतने वाले पहले इंडियन थे। लास्ट ईयर 2025 में फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड इन्होंने जीता था, यूके का ये अवार्ड है और ये जीतने वाले भी पहले व्यक्ति थे। सुदर्शन पटनायक 2027 के सेंसस के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। लास्ट क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2026 को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 4 अप्रैल को नाटो का 77th फाउंडेशन डे मनाया गया है।
75वां स्थापना दिवस। आपको पता है इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रशिया है, इसके बढ़ते हुए पावर को रोकने के लिए यूरोप के 12 देश एक साथ आते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह बना था 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान में इस संगठन में 32 मेंबर कंट्री है, यूएसए को मिलाकर। यूरोप की भी कंट्रीज है इसमें। वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत नाटो बना था, तो यह वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो ने 4 अप्रैल 2026 को अपना 77वां फाउंडेशन डे मनाया है। अभी क्योंकि यूएसए और डेनमार्क के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति आ गई थी, तो नाटो का अस्तित्व भी अभी संकट में आ गया था, तो इसलिए भी ये सुर्खियों में है। तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 2026 को इसने अपना 77वां फाउंडेशन डे मनाया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। 32 मेंबर कंट्री है। सबसे लेटेस्ट मेंबर कंट्री 32वीं मेंबर कंट्री बनी थी स्वीडन 2024 में, और नाटो के सेक्रेटरी जनरल के पद पर हैं मार्क रूटे। इजी। तो यहां पर 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप एसएससी सीजीएल के स्पेशल पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।